हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा। आज पॉलिटिकल साइंस जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं। जैसे कि पीछे हमारा हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका पीडीएफ जो है आप सभी को ग्रुप पे उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। और ऑलमोस्ट जिन भाइयों के मेरे पास नंबर हैं उनको पर्सनली भी मैसेज में मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो उसकी आप रिवीजन कीजिएगा अभी। तो आगे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अपना क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी दोस्त जो है वो लास्ट तक बने रहना है। आप सभी ने क्वेश्चंस जो हैं उनकी जैसे मैंने आपसे जिम्मेदारी ली हुई है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली, और आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ही हेल्पफुल भी रहेंगे। तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसी के साथ आप सभी दोस्त जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दिया करिए क्लास, और अगर अच्छी लगती है क्लास तो डेफिनेटली एक लाइक जो है वो कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ बता दूं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कुछ भी हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना डाउट टाइप कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को भेज दीजिएगा। तो डेफिनेटली आपको आंसर जो है मेरे भाई मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड वाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। प्रियम्बल जो है वो कौन से अमेंडमेंट में जो है अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट क्या चीज़ होती है कि उसमें कोई चेंज करना, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। हिंदी वाले भाई जो है उनको हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिल जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम जो है, या फर्स्ट टाइम कह लीजिए, या कब किया था, एक ही बार जो है अब तक हुआ है अमेंडमेंट में चेंज, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था। 42nd अमेंडमेंट याद रख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा अमेंडमेंट से रिलेटेड, और कोई अमेंडमेंट जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है, इसमें 3 वर्ड जो हैं वो याद डाले गए थे। एक तो डाला गया था, जस्ट अ मिनट, सोशलिस्ट डाला गया था, एक डाला गया था सेकुलर, ठीक है, और एक डाला गया था इंटीग्रिटी, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक होना, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष होना, सभी धर्म एक समान, और इंटीग्रिटी का आप कह सकते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा। इस तरह से जो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भाइयों, वो सिर्फ एक ही बार अब तक जो है वो अमेंड हुआ है। अमेंड का मतलब चेंज हुआ है उसमें। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, एक तो हमारे आ गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एक फंडामेंटल राइट्स हैं और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि अगर नंबर की बात करें तो कितने हैं नंबर में फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो बात करें वो कौन से अमेंडमेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मेरे भाई, वो भी 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उसी में ऐड हुए थे। क्लियर है। इसके सिवा आप बोलेंगे कि सर कुछ और भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। तो लिखिए सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट लिख लीजिए। ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से संबंधित है। फिर इसके बाद 34th अमेंडमेंट जो है ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म से संबंधित है 34th, और 44th नंबर की जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये संबंधित है किससे, पावर ऑफ पार्लियामेंट से। एक चीज़ मेरे भाई सभी दोस्त ध्यान से सुनेंगे, जो जो चीज़ें स्क्रीन पे आपसे लिखाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि सब जो कंटेंट जितना भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सब अच्छे से सर्चेबल कंटेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से फंडामेंटल राइट जो है मेरे भाई कौन सा नहीं है। क्लियर है। फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है, राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फिर राइट टू फ्रीडम, कौन सा जो है वो नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर किस में आता है, तो ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है ये। क्लियर है यहाँ तक। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ये आता है। और आर्टिकल की बात कर ली जाए तो आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 326 के अंडर जो है ये आएगा। क्लियर है। इसके सिवा ना एक और ऑप्शन दिया जा सकता था, राइट टू प्रॉपर्टी करके, राइट टू प्रॉपर्टी करके ऑप्शन दिया जा सकता था। इससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उलझ सकते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अभी नहीं है, इसको निकाल दिया गया है। अब इसको आर्टिकल नंबर पहले जाता था, आर्टिकल नंबर किसमें 31 में आता था, फिर इसको यहाँ से शिफ्ट करके 300A में जो है कर दिया हुआ है। क्लियर है। ये भी ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी अगर इन केस आ जाए ऑप्शन में तो ये हमारा फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अंडर द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है DPSP, हम इसे सिंपल बोलते हैं। DPSP जो है मेरे भाई ये आती है DPSP, ये आती है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किस में आती है? पार्ट 4 में आती है। और पार्ट 4A में क्या आते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन्होंने बोला है कि DPSP में जो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं। क्वेश्चन समझ गए? इसमें एक्चुअल में आता क्या क्या है, लिख लीजिए। एक तो आता है न्यूट्रिशन लेवल हाई करना, न्यूट्रिशन लेवल रेज करना, ठीक है, बढ़ाना। दूसरा नंबर आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। और तीसरा इसके बाद हो गया पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, जो कि ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो ये सब जो है मेरे भाई ये आता है आर्टिकल नंबर 47 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी वाले भाई जो हैं सभी का बिल्कुल आंसर सही रहेगा। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 47 के अंदर ये सब आएगा DPSP का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लिस्ट ऑफ फंक्शंस है, फंडामेंटल नहीं, फंक्शंस फॉर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट जो है देखिए, इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स करवाए थे। अगर तो कुछ भाई आप में से वहाँ से जुड़े होंगे तो मोस्टली आप जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होंगे। जो कुछ नए भी जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करूँगा कि साथ साथ में ट्राई कीजिए मेरे भाइयों, कमेंट बॉक्स में जो जो आपको आंसर्स आते हैं वो आप देते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लिस्ट जो है वो कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट्स को दी हुई। तो टोटल जो है, टोटल मेरे भाई कितनी है? 3 है, 3 लिस्ट हैं। पहली आ जाती है यूनियन, दूसरे नंबर पे आ जाती है स्टेट, और तीसरे नंबर पे आ जाती है कंकरेंट, ठीक है। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट आ जाती है। फिर इसमें क्वेश्चन एक और किस टाइप से बन जाता है कि इसमें आइटम्स जो है वो कितनी कितनी आती हैं। तो बात करें यूनियन की, पहले इसमें थी 97 और करंटली जो है वो 100 हो गई हैं। स्टेट में अभी है 61। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 थी, तो अभी 52 हो चुकी हैं, ठीक है। ये जिनके आगे 9 लिख रहा हूँ इसका मतलब कि अभी इतनी हो चुकी हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? कितनी है लिस्ट हमारी? तो 3 है लिस्ट टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? कोई अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रह गया हो किसी टाइप का क्लास के रिलेटेड, ठीक है, अगर क्लास के रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी मेरे भाई को तो बता सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first function of constitution is to provide a set of basic rule for which of the following। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला और मुख्य काम जो है वो क्या है? किस टाइप का जो है वो बेसिक रूल सेट करना है, ठीक है। वो है कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी। कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी जो है ये सबसे बेसिक नॉर्म रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सबसे पहले भाई अपना जो समाज है, अपनी जो सोसाइटी है उसमें कोऑर्डिनेट करके रहो, क्योंकि वही हमारा मुंड मूल है, वही से हमारा जो है वो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द टर्म सेकुलर एडेड टू द प्रियम्बल। सेकुलर शब्द जो है मेरे भाई ये प्रियम्बल में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन से वर्ष में जो है वो ऐड हुआ था? चलिए, ये आंसर आप सभी को आना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट की सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक मैंने करवाया है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ हमेशा एक चीज़ और कि जब भी क्लास करो ना, अगर मान लो पढ़ रहे हो तो फिर वो पूरी तरह टोटली पढ़ो, फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन चला रहे हो, गेम खेल रहे हो तो पूरी तरह गेम खेलो, ठीक है। एक टाइम पे एक काम करो और पूरी डेडिकेशन के साथ करो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 42nd अमेंडमेंट जो है वो 1976 में हुई और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। तो वही तो इन्होंने पूछा है, उसमें से एक सेकुलर वर्ड पूछ लिया हुआ है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में बताई है सर ने पहले ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन ढूंढ लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1976। तो बिल्कुल जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 1976 के टाइम पीरियड जो था, इस टाइम पे इमरजेंसी भी लगी हुई थी, ठीक है, इमरजेंसी भी लगी हुई थी। अगर इमरजेंसी भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में टोटल इमरजेंसी जो है वो कितने डिक्लेयर हुए हैं, डिक्लेयर टोटल इन इंडिया, ठीक है, भारत में टोटल जो है वो कितने इमरजेंसी लगे हैं, तो मेरे भाई 3 लगे हैं, जिसमें कि पहला इमरजेंसी जो है, फर्स्ट इमरजेंसी वो लगा था 1962 में। कब लगा था, 1962 में। सेकंड जो है वो 1971 में, और थर्ड जो है 1975 से लगा था। क्लियर है, ये तीनों। अब ये मत बोलिएगा कि सर आप यहाँ बोल रहे हो 1975 में लगा था, तो यहाँ पे आप 1976 का बोल रहे हो, तो वो लंबा चला था। ऐसा नहीं है कि आज लगा आज ही खत्म हो गया था, ठीक है। 1975 के एंडिंग में लगा था, और 1976 का जो टाइम पीरियड है वो भी उसमें कवर हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, किसके द्वारा जो है वो पास कराया गया था, ठीक है, इसके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसी में यही पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि बेसिस है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देखिए, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर। डेट लिख लीजिएगा, इसकी डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, डेट के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। देखिए प्रेजेंट कब किया गया था, 1946 में किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट जो है, या आप कह सकते हैं कि स्वीकार करना, तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जैन 1947 को जो है एडॉप्ट किया गया था, जहाँ कह ले अपना लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द आर्टिकल दैट डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है इसमें से। आर्टिकल नंबर 88 एंड 123 ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं कि ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इन दोनों को स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। आपको अलग से एक सेपरेट जो है वो टॉपिक करवा दूंगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हम ये सब जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके सिवा बचता है हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा, 343। आर्टिकल नंबर 343 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और ये डिक्लेयर करता है हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ये डिक्लेयर करता है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जब तक आगे जो है कार्यपालिका नहीं सेट होता सिस्टम अपना, तब तक इंग्लिश जो है उसको भी साथ में यूज़ में रखो, और भी बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस जो हैं उनको ऑफिशियल वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 343 आर्टिकल जो हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ DPSP अ वर्किंग वुमेन ऑन मैटरनिटी लीव मस्ट रिसीव ऑल मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी लीव क्या होती है, सबसे पहले मैटरनिटी लीव होती है कि अगर कोई भी महिला है, कोई भी महिला अगर किसी कंपनी में काम कर रही है, किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, उनके दौरान उनको प्रेगनेंसी होती है, बेबी बर्थ होता है, तो उसके बाद उनको 2 साल तक की जो है वो बेबी केयर लीव मिलती है, जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं, ठीक है। बेबी का जो केयर करना होता है, क्योंकि 2 साल तक बच्चे को संभालना पड़ता है, तो उसकी लीव मिलती है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी जो है उनके सारे एक्सपेंस, ठीक है, उनको पेड लीव देती है, एज उनकी सैलरी पूरी मिलेगी, उनको जो भी मेडिकल के रिलेटेड एक्सपेंस वगैरह होंगे वो सब उनको कंपनी कवर करेगी, ये बात है। अब इन्होंने इसमें पूछा कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो ये मैटरनिटी लीव जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए किस किस दोस्त ने आंसर किया है, बिल्कुल सही रहेगा उनका आंसर। तो आर्टिकल नंबर 42 के अंदर जो है वो मैटरनिटी लीव आती है। इसके सिवा 2 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 क्या है, लिख लीजिए। आर्टिकल नंबर 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है आर्टिकल नंबर 44। यूसीसी से एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट स्टेट बताइए जिसने अडॉप्ट किया, फर्स्ट स्टेट कौन सा पहला राज्य बना जिसमें यूसीसी अप्लाई हुआ, तो वो मेरे भाई रहेगा उत्तराखंड। कौन सा रहेगा, उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के CM के टाइम पीरियड पे जो है वो हुआ है,
क्लियर, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसके सिवा आर्टिकल नंबर 45 लिखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आएगी आर्टिकल नंबर 45 में, जिसमें अंदर एज पीरियड क्या रहता है, 6 टू लेके 14 तक का एज पीरियड रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं सब समझ आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई आपको डाउट रह गया होगा या कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी। डेफिनेटली अगर किसी भी चीज़ में मेरे भाइयों, देखो टू बी फ्रैंक बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ में कोई किसी टाइप का डाउट रह जाता है क्वेश्चंस के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड से, तो आप बेझिझक बताइए मेरे को, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 हमने पीछे किया अभी लास्ट क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एंड डैश ग्रांटेड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू मिनोरिटीज़। एजुकेशनल और कल्चरल राइट जो मिनोरिटीज़ होती हैं, मिनोरिटीज़ क्या होती हैं कि अल्पसंख्यक लोग। मान लीजिए कि एक ग्रुप है, यहाँ पे ए ग्रुप के लोग जो हैं वो 50 हैं और बी ग्रुप के लोग जो हैं वो 5 है, तो बी ग्रुप जो है यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में गिना जाएगा। जिसमें लोग जो हैं वो कम हों, अल्पसंख्यक कहलाए जाएं, वो माइनॉरिटीज़ में गिना जाता है। क्लियर है? तो जो ये 5 लोग हैं, अब ऐसा होता है कि ये 50 हैं, ये 5 हैं, तो ये 50 वाले जो हैं अपना दबदबा इनके ऊपर डालेंगे, नॉर्मल सी बात है। जो ये काम कर रहे होंगे ये काम इनसे भी करवाएंगे, ए वाले बी से। तो बी वाले जो हैं उनके कल्चर और एजुकेशनल राइट्स जो हैं उनको बचाए रखने के लिए कौन कौन सा आर्टिकल जो है भारत सरकार ने लाया है, तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, 29 और 30, ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वैसे तो बनाने चाहिए आप सभी को, अगर नहीं भी बना रहे हैं तो बनाइए। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है उसके बाद आधा 1 घंटा ब्रेक लीजिए, अगर आपको और सब्जेक्ट कोई पढ़ना है वो पढ़िए। तो उसके तुरंत बाद जो है क्या कीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए जीके जीएस कुछ ऐसा है कि आपको समझ तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये सारे फैक्ट के बेस पे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स आपको कैसे याद होंगे मेरे भाई, अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे, आंखों के सामने से निकालेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो आपको लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि याद हो जाएंगी चीज़ें। कि मान लो अगर आप आज याद कर लेते हैं, चीज़ों को 8-10 बार पढ़ेंगे, तो वो आपको आने वाले 4-5 साल 10 साल तक याद रहेंगी। अगर आप अभी पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको कल नहीं तो हो सकता है परसों वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, इसके सिवा कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 आर्टिकल लिख लीजिए जो कि अमूमन आप कह सकते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है, आर्टिकल नंबर लिखता जाऊंगा मैं, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। आर्टिकल 110 लिख लीजिए। ये किससे संबंधित है? ये मनी बिल से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 110। फिर इसके सिवा लिखिए आर्टिकल 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कोई आर्टिकल डालना है, कोई निकालना है, तो उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 366। इसके बाद अगर बात करें तो 214 आर्टिकल लिखिए जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 214। फिर एक और इम्पॉर्टेंट ये लास्ट आर्टिकल लिख लीजिए 76। ये किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एग्जाम्स में आने में चांसेस हैं इनके पूरे, तो इनको डेफिनेटली जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि, एक मिनट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है? ठीक है, डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। 3 इमरजेंसी जहां पे इंपॉर्टेंट आती हैं, लिख लीजिएगा इनको, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिखिए इनको, ठीक है। 3 आएंगी यहाँ पे। पहली आएगी आर्टिकल 352 में, फिर आएगी आर्टिकल 356 में, फिर आएगी आर्टिकल 360 में। ये 3 लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 352 में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। प्रेसिडेंशियल रूल का क्या मीनिंग होता है? गवर्नर राज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा अगर कोई स्टेट है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है या कुछ भी है, अगर कोई कुछ भी स्टेट में गलत हो जाता है, दंगा हो जाता है,
वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो भी है, हेड है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कोई लड़ाई हो रही है स्टेट में, बहुत दो ट्राइब्स के बीच में, जैसे मणिपुर में हो गया था, तो बहुत एक कह सकते हैं आप एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें पहुंच जाती है। फिर क्या करता है, सेंटर जो है ना, सेंटर में गवर्नमेंट होती है जो, फिर वो वहाँ पे जो है आ जाता है, ठीक है, सेंटर की गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाती है पावर लेके, तो उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। फिर सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट उसे रूल करती है, ठीक है, फिर सीएम का, गवर्नर का वहाँ का कोई रोल नहीं रहता है। तो ये आ जाएगा 356 में। और 360 में क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या आ जाएगा मेरे भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी इसमें। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है वो 360 में लग जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो बड़े, हाँ, इसका आंसर देख लिया, आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 356, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे किसकी बात की, नेशनल इमरजेंसी की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी पेरेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्स एजुकेशन। हाँ, सुनिए, इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये हर एक माता पिता के और एक नागरिक, देश के नागरिक की ड्यूटी बनती है कि अपने जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं 6 साल से लेके 14 साल की उम्र के बीच में। 6 to 14 की जो एज है, इसमें सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं और पेरेंट्स, गार्जियंस जो भी हैं, उन सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो 14 ईयर तक जो है वो कंपलसरी करवाएं। और इन्होंने पूछा है कि ये चीज़ जो है ये किस आर्टिकल के अंडर आती है। तो ये आती है आर्टिकल नंबर 51A और उसके आगे के याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 51A फिर आगे के, 51A और ब्रैकेट में के, ठीक है। इससे जो है इसके अंदर जो है ये चीज़ आती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जहां से बनते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से 7-8 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, नहीं तो 5 क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं है, ठीक है। इस टाइप का जो है इसका आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रियम्बल हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में इनको वेटेज अच्छा खासा मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करो मेरे भाई, तो आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पे हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, 5 रिट्स भी आती हैं, ठीक है, 5 क्या आती हैं, रिट्स आती हैं, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, सर्शरी, प्रोहिबिशन, ये ऐसे करके इसमें 5 रेट्स जो आती हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं। ये आपको कहीं सेपरेट में समझा दूंगा एक टॉपिक पकड़ के। यहाँ तक क्लियर? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 32, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सभी दोस्तों से उम्मीद है कि वीडियो को एक बार लाइक वगैरह कर दीजिएगा आप सभी, अगर यहाँ तक बने हुए हैं, यहाँ तक प्यार दिखा रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को एक बार सभी दोस्त लाइक कर दें। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी हमारे वीडियोज़ आएँ, क्लास आए, तो आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो इतना सा काम कर दीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल डैश स्टेट अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कौन सा आर्टिकल है जिसमें स्टेट, ठीक है, जो स्टेट्स की जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। जुडिशरी क्या होती है और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन हेड, एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो भी, उसका हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कह लीजिए आप, जो भी गवर्नमेंट चल रही है उसका जो हेड होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ये क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव वाले, ये रूल्स बनाते हैं। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी, ठीक है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी, इसमें क्या होता है, इसमें जजेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और डिस्प्यूट जो भी होते हैं, डिस्प्यूट कोई भी लड़ाई मुद्दा होता है उनको सेटल करते हैं, ठीक है, साथ में डिस्प्यूट्स को भी सेटल करवाते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा जो है आर्टिकल करवाता है ये सब, तो आर्टिकल नंबर 50, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के अंडर
चेंज कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंडर चेंज होता है, ये आपको पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इस आर्टिकल के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो हो सकती है। तो आर्टिकल नंबर 368 यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 300 में राइट टू प्रॉपर्टी वाला आ जाता है। 368 ये हो गया। 356 ये हो गया कि हर एक स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर को यूटिलाइज करे। लिख लीजिए, एवरी स्टेट यूटिलाइज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। हर एक स्टेट जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूटिलाइज करे अच्छे से। क्लियर है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से मैच जो है वो सही से कौन नहीं कर रहा है। आर्टिकल नंबर दिया हुआ है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा है आर्टिकल नंबर 32 कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में क्या होता है कि धर्म, जात, लिंग, रंग, इनके बेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 2 भी जो है वो सही ऑप्शन। तीसरा है राइट टू एसोसिएशन, बिल्कुल सही, जिसके अंदर एवोल्यूशन आता है किसका, टाइटल का, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है इन्होंने आर्टिकल नंबर 20 राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जबकि ये कौन सा है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल नंबर 21 है। अगर यहाँ पे 21 होता तो ये सही होता, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो सही क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि नॉट करेक्टली मैच, जो सही से मैच ना हो रहा हो। और आप बोलेंगे कि सर आर्टिकल नंबर 20 क्या है, तो लिखिए मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर क्या जो है वो क्या आता है, इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। ऑफेंस क्या होते हैं, क्राइम, ठीक है। क्राइम हो गया या इलीगल काम जो भी हो गया वो आ जाएगा ऑफेंसेस में। तो आर्टिकल नंबर 20 जो है वो ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध है। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि किसी का शोषण होना, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई छोटे दबके का है या कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई बड़ा या जोर वाला व्यक्ति जो है, ताकतवर व्यक्ति, उसको दबा रहा हो, उसके ऊपर अपना राज चलाने की कोशिश कर रहा हो, वो होता है एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन सा आर्टिकल जो है हमें इन चीज़ों से बचाता है, तो आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 जो है एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण होने से जो है हमें प्रोटेक्शन देते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि जो जो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आते होंगे ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो है वो उनके आंसर्स देते जाएं। और अगर कोई डाउट वगैरह रहे तो आप वो भी बता सकते हैं साथ में कमेंट बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे भाई लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है वो डेली अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। उसके साइड वाइज वहाँ पे क्विज़ वगैरह करता हूँ मैं, वो भी आपको मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट्स जो नोट्स रहते हैं या कोई पॉइंट्स रहते हैं वो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो रेगुलर होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द इंडियन सिटीजन टू राइट यूज़ एनी रेस्टोरेंट, रोड और पब्लिक प्लेस। कौन सा अनुच्छेद है जो हमें ये राइट देता है कि हम कोई भी रेस्टोरेंट, रोड या पब्लिक प्लेस जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती कि आप ये वाला रेस्टोरेंट पे मत जाइएगा, इस रोड पे मत जाइएगा, ये जो जगह है इस जगह पे मत जाइएगा, ठीक है। तो ये सभी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वाले में आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन थी आर्टिकल नंबर 15 में, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 15(2) जो है मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि हमें कहीं भी जाने की प्रोहिबिशन नहीं होती, हम कहीं भी जो है वो जा सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं। इवन कि कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह हो वहाँ से हम पानी या वॉशरूम के लिए जा सकते हैं विदाउट एनी थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात की गई है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, राइट टू
इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि जैसे देख लीजिए, अब अभी आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, ऐसा तो नहीं है कि आपको अकेले को ये नोटिस आया है कि लो भाई ये एग्ज़ाम निकला है, ये भर्ती निकली है, इसकी तैयारी कर लो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये सभी के लिए जो है वो आया है नोटिस, सभी बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ही सिर्फ गाँव के, आपके ही शहर के बच्चे अप्लाई करेंगे। तो यही होता है कि इक्वालिटी होना, एक समान होना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को एक समान का अधिकार मिलना। तो ये जो चीज़ है कि जो जहाँ सभी लोग जो हैं वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, वो आता है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हम इसे कह सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है इन्होंने, नॉट भी लिखा हुआ है, नॉट मेंशन किया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश वाले भाई ऊपर से देख लीजिएगा, हिंदी वाले भाई नीचे से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको सीधा टू द पॉइंट जो है चीज़ें बताता चलूँगा। तो इन्होंने बात की है राइट टू फ्रीडम जो है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा नहीं है। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं राइट टू फ्रीडम, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं आता है। पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, डेफिनेटली अपने राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये तो आर्टिकल नंबर 21 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तीसरा आता है ऑफेंसेस फॉर आर्म्ड असेंबली, ऑफेंस दंगे क्राइम नहीं कर सकते आप, ऐसा तो ये तो गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर का भी देख लेते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू, ये तो आ गया आर्टिकल नंबर 20। क्लियर है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ का समझ ना आए, तो डेफिनेटली मेरे भाई आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू एक प्रॉपर्टी होता था, एक आर्टिकल कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी करके आता था। तो इन्होंने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले पहले इन्होंने पूछा है, पहले जो है वो कौन से आर्टिकल में आता था। ठीक है, पहले जो है वो कौन से आर्टिकल में आता था। अभी जो है वो करंटली आर्टिकल नंबर 300A में जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है आता है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था, फिर उसे निकाल दिया गया था। तो पहले जाता था आर्टिकल नंबर 31 में आता था। ठीक है, 32 से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से पहले आता था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 में। तो इन्होंने सिंपल यहाँ पे यही पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो है वो कौन सा पार्ट है, आपको मालूम है पार्ट्स रहेंगे कुछ। ठीक है, वो भी आपको करवाऊंगा आगे, टॉपिक में किसी में कवर कर लूँगा आगे की किसी क्लास में, तो वहाँ से भी डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा क्या पूछा है, अभी जस्ट आई थिंक मैंने ग्रुप पे शेयर किया है या करता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 जो है इसमें मेंशन किए गए हैं। इसके सिवा पार्ट नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पार्ट नंबर 4 में DPSP है, और फिर इसके बाद पार्ट नंबर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये मेंशन हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको करवाऊंगा, सारे ही पार्ट्स करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक हम अपना, इन केस ऑफ एमरजेंसी इन द कंट्री हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। देश में अगर जब एमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स आप सभी को मालूम है कि स्थगित कर दिए जाते हैं, कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप स्पीच नहीं दे सकते, कुछ ऐसे वैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है। जैसे अभी आप कोविड का टाइम ही देख लीजिए, वो एक टाइप की एमरजेंसी ही थी, लॉकडाउन जब हुआ था। ठीक है, आपको रिलेट कर सकते हैं उनसे कि हम बाहर घूमने नहीं जा सकते थे, वैसा नहीं कर सकते थे, कुछ चीज़ों पर हमारे राइट्स पर रोक लग जाती थी। तो उन्होंने यही पूछा है कि उसको जो है वो कौन जो है अप्लाई करता है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अप्लाई होती है। ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से राइट्स जो हैं वो स्थगित नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। 2 राइट हैं। ठीक है, 2 राइट्स आर देयर जो सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान भी उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ये 2 आर्टिकल हैं जो एमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड जो है वो नहीं किए जाते। क्लियर है, और किसके द्वारा सस्पेंड किया जाता है जी एमरजेंसी में आर्टिकल सभी, राइट सभी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सभी को समझ आ रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता, मेरी तरफ से कोई चीज़ समझाने में असमर्थ होता हूँ मैं, तो डेफिनेटली आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे सकूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आउट ऑफ विच, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा है? ठीक है, विच वन इज़ द फंडामेंटल राइट, ये ऑप्शंस दिए हैं, इनमें फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू फ्रीडम बिल्कुल है, राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू वर्क नहीं है। ये राइट्स हैं हमारे, ठीक है, ये राइट्स हैं बट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। एक होते हैं मौलिक अधिकार, एक होते हैं सिंपल अधिकार। हमें अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार तो है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी करके, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार है। इसके सिवा राइट टू काम करने का भी अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है, बट ये फंडामेंटल राइट्स पूछा गया मेरे भाई। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इन्होंने पूछा है कि कौन से आर्टिकल में आता है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया। राइट टू एजुकेशन जो कि जिसकी एज रहती है 6 to 14 ईयर्स तक कंपलसरी जो है वो एजुकेशन देनी होगी। गार्जियंस, पेरेंट्स सभी के लिए ये नोटिस रहेगा, ठीक है, ये रहता है, ऑफिशियली रहता है। तो ये जो है ये किसके अंडर आता है? तो आर्टिकल नंबर 21A। किसके अंडर? 21A। 21 आर्टिकल आपको पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी करके, वो 21 है। और 21A जो है वो क्या आ जाएगा? राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। EWS रिजर्वेशन आरक्षण से संबंधित कौन सा संशोधन है? हाँ, रिजर्वेशन से इन्होंने रिलेटेड अमेंडमेंट पूछ लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अमेंडमेंट आएगी तो 42nd अमेंडमेंट आएगी, ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा है कि EWS की जो रिजर्वेशन होती है, अगर आपने देखिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप तभी ये क्लास देख रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा, अगर तो आप EWS से आते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से समझ पाएंगे। EWS की फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म क्या होती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, जो आर्थिकली मतलब आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली ज़्यादा ठीक लोग नहीं होते हैं, ठीक है, वो होते हैं EWS में आते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होती है। कितने % की होती है? तो 10% की रिजर्वेशन जो है EWS के लिए मिलती है। वैसे ही ST, SC, OBC सभी के लिए जो है वो रिजर्वेशन होती है, ठीक है। जर्नल वालों की, बेचारों की थोड़ी किस्मत जो है वो ख़राब है, उनको रिजर्वेशन से जूझ रहे हैं। चलिए फिर भी क्या करना। क्लियर है? ये चीज़ समझ आ गई आपको, एग्जांपल के लिए बता रहा था। तो इन्होंने यही पूछा कि ये EWS की रिजर्वेशन जो है ये कौन से वाले अमेंडमेंट में हुई थी? तो अमेंडमेंट नंबर मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो है इनको रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 101 नंबर की अमेंडमेंट जो कि 2016 में हुई थी, ठीक है, वो किससे संबंधित थी? तो 2016 की 101 नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी ये GST से संबंधित थी। GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, इससे संबंधित ये थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके सिवा ऑप्शन नंबर डी देखिए, आर्टिकल नंबर 2024, ठीक है, 224 आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या करता है? डील विद, लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, जजों की अपॉइंटमेंट में डील करता है आर्टिकल नंबर 2024, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्म मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये फर्स्ट क्लास में भी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 की, उसके लिए जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेंडमेंट आपको करवाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अमेंडमेंट से भी बनते हैं। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको देखिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कंटेंट दूंगा उतना ही कंटेंट आपको जितना आपके लिए आवश्यक होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा और एग्ज़ाम में जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे 71st अमेंडमेंट की। कौन सी? 71st अमेंडमेंट की बात करते हैं जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये सब लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई थी। तो ये सब जो लैंग्वेज है ऑफिशियली ये किस शेड्यूल में डाली गई थी? तो शेड्यूल नंबर
8 जो है वो याद रखिएगा। कौन सा? शेड्यूल नंबर 8। इसके सिवा पार्ट में भी आता है कि कौन से पार्ट में जो है वो लैंग्वेज आती हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, वो पार्ट्स आपको एक अलग से पूरी लिस्ट जो है वो मैं आपको बना के करवा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से बताइए कि सिक्किम जो है इसको राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम जो एक स्टेट है उसे जब स्टेटहुड मिली थी, स्टेट का दर्जा मिला था, तो वो कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी? कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी जिसमें उसको मिला था? तो 36 नंबर की अमेंडमेंट में सिक्किम को जो एज अ स्टेट जो है वो घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, देख के घबराइएगा मत, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये एक नाम था, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नाम था। फिर उसके बाद इन्होंने चेंज किया इसको, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अलग कर दिया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है वो अलग कर दिया, ठीक है। ये 2 नाम में कर दिया कन्वर्ट इन्होंने। तो सिंपल सा पूछा है ये कौन से अमेंडमेंट में जो है वो हुआ था? तो अमेंडमेंट नंबर 89 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके आगे मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ बीच बीच में। उन क्वेश्चंस को आप किसी भी हालत में मत छोड़िएगा, अगर नहीं भी समझ आए तो रट लीजिए, कुछ भी करिए, पर पकड़ के रखिए उनको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई। इसमें क्या बात की गई है कि पहले आप सभी को मालूम होगा कि अडल्ट सफरेज करके जिसे हम कहते थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि पहले वोट जो देते थे, गवर्नमेंट जब बनती थी, इलेक्शन होती थी, उसमें वोटिंग जो है होती थी, तो उसमें एज जो है वो 21 रखी गई थी। क्या रखी गई थी? 21 वर्ष की आयु रखी गई थी। तो 21 वर्ष से घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी गई आयु। तो ये जो है उम्र कम हुई थी, जो ये कौन से अमेंडमेंट में कम की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन समझ आ गया कि कौन से अमेंडमेंट में एज जो है वो कम की गई थी, वोटिंग एज। तो अमेंडमेंट नंबर 61 अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1989 की जो अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 61 नंबर की, उसमें जो है ये एज जो है वो कम कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। भारत का जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल है जो प्रस्तावना पत्र जिसे हम कहते हैं, उसको अमेंडमेंट हुई थी उसमें 42nd अमेंडमेंट के अंडर, ठीक है। ये सभी को आपको मालूम है कि प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुई थी, लास्ट क्लास में बताए थे, ये चीज़ें भूलिएगा मत, जो एक बार बताता हूँ उसको रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी, 42nd नंबर की अमेंडमेंट थी वो। तो उसमें ना कुछ बर्ड्स जो हैं वो ऐड किए थे, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सा वही पूछा कि बताइए कौन कौन से बर्ड जो हैं वो ऐड किए थे उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी को दिख रहा है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट में जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 स्टार क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। इसके ऊपर प्रियम्बल के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो ये पूछेंगे या तो कि कितने बार अमेंडमेंट हुई है, कौन से अमेंडमेंट नंबर में हुई है, किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, या फिर कौन से वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, या फिर और किस तरीके से पूछेंगे कि 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक वर्ड वो दे देंगे जो ऐड किया गया था, फिर बताएंगे बताओ कि कौन सा जो है वर्ड इनमें से ऐड किया गया था। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड याद कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, थ्रू विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट आपको पता है बना दिया गया है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक जो है वो चलते हैं फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो 21A में आता है, तो डेफिनेटली वो फंडामेंटल राइट हुआ, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल सा यही पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट में जो है उसे फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया था। तो 86 ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर के अमेंडमेंट में एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो टोटल जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। और ये 42nd जो नंबर की अमेंडमेंट हुई थी 1976 की, जो कि 42nd अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड की गई थी। और एक कमेटी जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है स्वर्ण सिंह कमेटी, क्लियर है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो एक नाम बन जाता है, जिसकी रिकमेंडेशन पे आप कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए थे। ये होगी कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से बताना है हमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? पहला ऑप्शन बोलता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड
वायलेंस वायलेंस वगैरह नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी सेव करनी है, ये है। दूसरा कहता है कि स्पिरिट ऑफ कॉमन डिसोनेंस। डिसोनेंस क्या होता है कि मतभेद करना, कि क्या हमें ये भावना सभी में फैलानी चाहिए कि हम मतभेद करें, मतलब असमानता करें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये गलत होता हुआ दिखता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। बेसिकली अगर आप मोटे मोटे तौर पे अगर आप समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, नेशनल फ्लैग है, उसकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, जो कुछ नेशंस के ग्रेट लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके थॉट्स पे उतरना, ये सब चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं कुल मिला के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको जोड़ा गया था। जैसे आपको स्टार्टिंग में ही क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बताया आपको कि 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिस अमेंडमेंट को कहते हैं वो है 42nd अमेंडमेंट, इसमें जो है इनको जोड़ा गया था और टोटल जो है वो कितनी है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन दोस्तों को आंसर्स आते होंगे वो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जो है उनके आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किस आर्टिकल में आती हैं, ये चीज़ सुन लीजिए। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 51A, अगर सिंपल पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मेरे भाई वो कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो आर्टिकल नंबर 51A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब इन्होंने पूछा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कितनी होती हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो होती हैं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। कितनी होती हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए अगर आप जीडी लेवल का एग्जाम देंगे, जहाँ उससे भी नीचे, ठीक है, एमटीएस लेवल का हो गया, जहाँ क्लास 4th के एग्जाम्स जो निकलते हैं तो उनके लिए देंगे, तो उसमें सिंपल आपसे डीपीएसपी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, कि डीपीएसपी की फुल फॉर्म बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उन्होंने ये पूछा है कि डीपीएसपी जो है ये हमने किस देश से बोरो किया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी देशों से कुछ पार्ट जो है वो हमने अच्छे जो फीचर्स लगे जो होने चाहिए एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो सब लिए हैं। तो इनमें पूछा गया है डीपीएसपी का। चलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीएसपी की बात कर लेते हैं। तो डीपीएसपी जो है मेरे भाई आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके सिवा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लीजिए। बात करते हैं जापान की। तो जापान से जो है जो लिया गया है, लिख लीजिए। अगर आप कुछ बच्चे जो हैं वो नोट्स बनाते हैं, आई थिंक आज कल एक बच्चे ने नोट्स भेजे थे, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, चलिए फिर बताऊंगा, ठीक है। तो जो नोट्स बनाते हैं वो बच्चे, उनके लिए लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ठीक है, ये लिया गया है जापान से। इसके सिवा साउथ अफ्रीका से इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई, साउथ अफ्रीका लिखिए। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी हम संशोधन करते हैं ना, संशोधन जो करते हैं, आप सभी को मालूम है, जैसे 42 नंबर की अमेंडमेंट हो गई, और भी बहुत सारी 86 नंबर की अमेंडमेंट, 61 नंबर की अमेंडमेंट जिसमें वोटर एज जो है वो रिड्यूस की गई थी, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया उसके बारे में। तो वो सभी जो हैं ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है। इसके सिवा जर्मन लिख लीजिए, जर्मनी ऊपर ऑप्शन में भी दिया हुआ है। जर्मन का लिख लीजिए सस्पेंड फंडामेंटल राइट। कल की क्लास में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कब सस्पेंड होते हैं। आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिन जिन बच्चों ने कल की क्लास अच्छे से लगाई है, या जिन्होंने सुना है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कब सस्पेंड जो है वो किए जाते हैं, और कौन कौन से दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स और भी बताए थे मैंने, कौन से आर्टिकल हैं वो जो सस्पेंड एमरजेंसी बोल रहा हूँ उसके दौरान जो है नहीं किए जाते, ठीक है। तो जल्दी से उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आयरलैंड रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोल रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसएसआर यानी कि रशिया, ठीक है, रशिया जो है यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज सब सेक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज डील विद। एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ना एक सेक्शन है, सब सेक्शन बनाया हुआ है, जी करके मेंशन जिसे किया गया है, ठीक है। वो जो है वो किससे संबंधित है? क्या वो चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव, क्या वो प्रोटेक्शन और इम्प्रूव करने को, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करने के लिए संबंधित है? या सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, कल्चर को बचाने के लिए, जहाँ उसकी संस्कृतियों को बचाने के लिए, किसके लिए जो है वो सब सेक्शन जो है वो सब सेक्शन जो है वो मेंशन की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, अगर कोई किसी टाइप का डाउट रह जाता है तो मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में डाउट जो है अपना मेंशन कर दिया करिए, वहाँ पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे बात की गई है इनिशियल जो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई थी? टोटल जो है वो तो 11 है, बट जो फर्स्ट 10 है, फर्स्ट 10 इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 10 जो है पहले 10 मौलिक अधिकार जो हैं वो कब ऐड किए गए थे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, स्टार्टिंग में ही बताया, तो 42 नंबर के अमेंडमेंट में, कौन से नंबर की? 42वें नंबर के संशोधन में जो है वो ऐड किए गए थे। और ये संशोधन जो है वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द डैश यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये प्रत्येक भारत के हर एक नागरिक की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो रक्षा करे, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है एकता और अखंडता बनाए रखे। और इसकी जगह एक और वर्ड जो है वो ऐड होगा, वो होगा सॉवरेनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑटोनॉमी नहीं बनता, अथॉरिटी, प्राइवेसी, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आप कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं भी मालूम होगा तो ये सूटेबल नहीं है, सूट होंगे नहीं। तो सॉवरेनिटी जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें डीपीएसपी जो है वो कौन सा नहीं है? इनमें कौन सा जो है वो डीपीएसपी नहीं है? तो डीपीएसपी डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, जो कि मैंने आपको एक क्लास पहले भी मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था, जिसमें कि वो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अच्छा कर देते हैं, खान पान जो है बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है, जिसमें स्टेट का ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल सही रहेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वीकर सेक्शन जो होते हैं, कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, उनके लिए मतलब कि प्रमोट करना चीज़ें उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में। और सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने बोला है कि नॉट अ डीपीएसपी, ठीक है, नहीं है जो, वो कौन सा है? तो साइंटिफिक टेम्पर जो है उसको डेवलप नहीं करता है डीपीएसपी। उसके साथ साथ ही ये पॉइंट याद रख लीजिए, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाता है, बीकर सेक्शंस की जो डिमांड होती है, जहाँ उनके जो इंटरेस्ट हित के कार्य होते हैं उनको करता है, और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से जो है वो भी अलग करता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच कमेटी रिकमेंडेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी एक कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जिसने कि ये मेंशन किया, ये बात बताई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भारत के संविधान में होनी चाहिए, डलनी चाहिए। तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा भाई वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ रहे होंगे अच्छे से, क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा डेफिनेटली। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा मज़ा वगैरह ना लिया जाए क्लास में, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा जाए। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट वगैरह रहता है, स्टडी के रिलेटेड स्पेशली मैं बोलता हूँ, कोई डाउट रहता है, कोई मेरी किसी टाइप से हेल्प चाहिए हो, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वगैरह दिए रहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मैसेज के थ्रू भी जो अपनी बात बता सकते हैं। क्लियर है? तो अब जो है, अब क्वेश्चंस करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के, डीपीएसपी और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? नॉट, ये वर्ड जो है ना, ये बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन में दिया होता है, बट हम जल्दी जल्दी में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका ध्यान नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि इनमें से लेजिस्लेटिव असेंबली
कौन सा बजट जो है वो पेश नहीं करती, या कौन सा उससे संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें से लेजिस्लेटिव असेंबली का कौन सा सेशन नहीं है। अब देखिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप देखेंगे बजट, मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग, तो आप बोलोगे ये तीन तो आगे सीजन्स के, तो इसका मतलब ये तीनों होंगे, और ये अलग ही दिख रहा है, ये नहीं होगा। क्लियर, ऐसा कुछ दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा। बट देखो ध्यान से, स्प्रिंग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इन्होंने नॉट लिखा है, तो स्प्रिंग सेशन करके वैसा कुछ जो है वो नहीं होता है। बात करते हैं बजट सेशन की, तो बजट सेशन होता है जो कि फरवरी से लेके मई के महीने तक होता है। मॉनसून सेशन भी होता है, ठीक है, मॉनसून होता है जुलाई से लेके सितंबर तक, मतलब आप सिंपल सिंपल कह लीजिए मॉनसून कब आते हैं भाई, जुलाई से सितंबर के बीच बीच में मॉनसून होते हैं, तो उन दिनों में मॉनसून सेशन होता है। फिर विंटर सेशन है, अगर पूछ ले जाए किस मंथ में होता है, तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को ये तो मालूम है ना कि सर्दियां जो है वो किन महीनों में आती हैं, साल के आखिरी महीनों में, नवंबर और दिसंबर में आती हैं। क्लियर है, ये चीज़ें याद रख लीजिए। बस बजट सेशन है, इसका कुछ हो सकता है तो आप ये फरवरी में ही याद कर लीजिए, ऐसा कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ ये क्वेश्चन रहेगा पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर द डैश द प्रेसिडेंट शेल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर ऑन द फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ ईच ईयर। देखिए, प्रेसिडेंट जो है दोनों सेशन, राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों सेशंस को जो है पार्लियामेंट में एक साथ बिठाता है साल के पहले सेशन में। हर साल जब भी चढ़ता है तो पहले सेशन में बिठाता है। तो ये जो है पूछा गया सिंपल सा कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल नंबर 87A। जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं ट्राई करूंगा आपको हाईलाइट करवा दूंगा, जहां ऊपर स्टार मार्क जो है वो कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जो चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन पे जो लिखवा रहा हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई, ठीक है। इतना ध्यान रखिए कि जितना कंटेंट आपको मिल रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि चैनल की ग्रोथ नहीं है या बड़ा चेहरा नहीं है तो चीज़ें इतने हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट करके देखिए, जितना पढ़ा रहा हूँ अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, जीके जीएस की मैंने आपसे जिम्मेदारी ली है वो आपको कवर करवाऊंगा। मैथ रीजनिंग भी बीच बीच में आपको क्लास जो है वो देता रहा करूँगा, ठीक है। फुल चैप्टर दिया करूँगा, फुल चैप्टर एक्सप्लेन किया करेंगे एक ही दिन में मैराथन करके। बस इतना कह रहा हूँ, चेहरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी जो आपको कंटेंट मिलेगा वो क्वालिटी का मिलेगा, इतना विश्वास आप मेरे पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा जो है चुने जाते हैं या चयनित किए जाते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लोगों के द्वारा, या फिर लोकसभा के द्वारा। लोग जो है वो किसको वोट करते हैं, डायरेक्ट हेड को करते हैं, पीएम को करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। लोकसभा जो है, लोकसभा तो राज्यसभा के ऑपोजिशन में रहता है, ठीक है, तो लोकसभा नहीं चुन सकता। लेजिस्लेटिव काउंसिल लोकसभा ये एक ही आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं चुनेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मेरे भाई आप सभी याद रखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं, तो 250 जो है वो सीट्स होती हैं। बात कर लीजिए करंटली कितनी सीट्स हैं, तो 245 जो है वो करंटली सीट्स हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्वेश्चन बनता है राज्यसभा से रिलेटेड कि इनका टेन्योर, ठीक है, इनका टेन्योर जो है वो कार्यकाल जो है वो कितने टाइम का होता है, तो 6 ईयर्स जो है इसमें आंसर रहेगा। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितना, 6 साल का कार्यकाल इनका होता है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा हैज़ अ फिक्स्ड टर्म ऑफ डैश ईयर एंड कैन डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। देखिए, लोकसभा जो है वो आपको पता है कि कई बार ना ये क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को बोल के बता रहा हूँ कि हु कैन डिसमिस दी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। बट राज्यसभा की जगह अगर लोकसभा होगा तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। मतलब लोकसभा का अगर सेशन चल रहा होगा तो प्रेसिडेंट उसे रोक सकता है। एक बात ये हो गया क्वेश्चन, ये याद कर लीजिए। दूसरा नंबर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल, उनका टाइम पीरियड, उनका टेन्योर जो है वो कितना होता है, तो 5 साल का, ठीक है। कितना, 5 ईयर्स उनका टेन्योर होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया राज्यसभा का कितना होता है, तो 6 ईयर्स का जो है वो राज्यसभा का होता है, और लोकसभा जो है लोकसभा का 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। क्लियर है। जहाँ तक किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट रह गया हो, अभी तक के जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी भी इलेक्शन होती है, तो उन्होंने सिंपल यही पूछा है कि कौन से भारत के कौन से आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो होती है। क्लियर है, ये चारों आर्टिकल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। इसमें इलेक्शन होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। लिखिए जो कुछ भाई हैं लिखते जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 63 की बात करें, ये बोलता है शैल बी, एक मतलब वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 66 ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 66 के अंदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। फिर आर्टिकल नंबर 74 की बात करें तो ये बोलता है शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो होनी चाहिए, ये आता है किसके अंदर? आर्टिकल 74 के अंदर। तो इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है? आर्टिकल नंबर 66, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। तो 1947 के बाद जो है वो किस प्रेसिडेंट का इनमें से जन्म हुआ है? ये नहीं पूछा गया है कि उसके बाद कौन सा प्रेसिडेंट बना है, इन्होंने पूछा कि बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में किस राष्ट्रपति का जन्म जो है वो हुआ है? प्रतिभा देवी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या फिर प्रणब मुखर्जी। तो बिल्कुल सही जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई? द्रौपदी मुर्मू रहेगा, जिनका जन्म हुआ है 1958 में जो है इनका जन्म हुआ है। और इसके ऊपर ना एक और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं या कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू का जो है नंबर पूछा जा सकता है, तो 15वें नंबर के जो है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति जो है वो बनी हुई है। डेट ऑफ बर्थ है 1958। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर आर देयर इन राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी? बहुत बढ़िया, इन्होंने ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है। इन्होंने बोला कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में ना कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उसके द्वारा भी कुछ मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितने होते हैं राज्यसभा के? टोटल मेंबर होते हैं 250। करंटली अभी कितने हैं? तो अभी हैं 245 मेरे भाई। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूटी से जो है वो कितने जाते हैं? तो 238 मेंबर्स जाते हैं। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कितनों को करता है? तो 12 मेंबर्स, ठीक है। 238 + 12 250 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12 मेंबर्स जो है मेरे भाई वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 मेंबर्स जो हैं वो आते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन में? कोई डाउट किसी भाई को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू लोकसभा एंड राज्यसभा डोंट एंजॉय इक्वल पावर? किस मुद्दे में जो है लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर इनमें से नहीं मिलती है, ठीक है। मान लीजिए कि लोकसभा को जो है आप कह सकते हैं कि लोकसभा के फेवर में ज़्यादा हो गया, या राज्यसभा के फेवर में ज़्यादा हो गया, तो लोकसभा के फेवर में कम हो गया, वो चीज़ पूछी गई है। तो इम्पीचिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर पासिंग ऑफ मनी बिल। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 109 आई थिंक बताया था। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 109 जो है आपको मैंने बताया था इसके बारे में। क्लियर है? आ रहा है कुछ याद कि नहीं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसका आंसर जो है वो पासिंग ऑफ मनी बिल रहेगा। तो मनी बिल जो है मेरे भाई, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से जो है वो पास होता है। राज्यसभा में भी जाता है, राज्यसभा में भी जाता है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में नहीं जाता, बट राज्यसभा का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो राज्यसभा का उसमें कोई अधिकार जो है वो नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा जो है उन चीज़ों को कर सकती है। तो 14 डेज़ का उसमें टाइम पीरियड होता है। तो राज्यसभा क्या करती है? 14 डेज़ में उसको पास करके जो है वो वापस लोकसभा को देगी ही देगी। तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उसमें सजेशन दे सकती है कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसमें आप ये चेंज कर सकते हैं, बट वो भी लोकसभा की मर्जी है, आगे वो माने ना माने वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो
पासिंग ऑफ मनी बिल, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में भेदभाव थोड़ा सा देखने को आपको मिल जाता है। क्लियर है? तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, लास्ट तक बने रहे हैं आप, तो मेरे भाई सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आने वाले जो भी क्लासेस होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, जो वीडियोज़ होंगे, वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। आपकी प्रेपरेशन में जो है वो कोई कमी ना रहे और जॉब आपकी जो है आप पक्की कर सकें। क्लियर है मेरे भाई जहाँ तक? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जहाँ तक बने रहने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए। तो इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन कह सकते हैं आप प्रेपरेशन का है। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह रह जाए, किसी कोई क्वेश्चन में कोई टाइप की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से पूरी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।